प्राप्त होता है तो उसमें आप फेल। फिर उसकी अगली व्यवस्था जो होगी 35 से 49 नंबर तक यदि आपको मिलता है, उसमें क्रेडिट आती है, तो आपको उसमें पास की ग्रेडिंग होगी। और फिर 50 से 59 के बीच में यदि आपका नंबर आता है तो उसमें बी ग्रेड प्राप्त होगा। और 70 से 60 से 79 तक के नंबर में आपको ए ग्रेड प्राप्त होगा। और उसके बाद जो नंबर प्राप्त होगा तो ए प्लस प्लस होगा। और फिर लास्ट में आपको यदि आपने 90 से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए हैं तो एक्सीलेंट और ओवरऑल गुड की डिग्री प्राप्त होगी। ये है ग्रेडिंग सिस्टम में व्यवस्था। तो आपको आप सबके लिए यदि आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आप तो कुछ नसीब गए कि और कोई शब्द प्रयोग हो। आपने अभी इसमें बहुत सारे कन्याएं जो हैं, बच्चियां, वो फाइनल ईयर में होंगी और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल। तो आने वाले जो बच्चे जो हमारी क्लास होगी उसके लिए बहुविकल्पी व्यवस्था उपलब्ध होगी। और यह राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में जो विषय का चुनाव किया है वास्तव में बहुत सही है। और इसके समझने के लिए भी, जैसा कि हमारे विभागाध्यक्ष सर इकोनॉमिक्स वाले कह रहे थे कि हम प्रोफेसरों को भी ग्रेडिंग सिस्टम नहीं पता है, और हम अपने बीच के साथियों में जब चर्चा करते हैं तो उनको थोड़ी सी झेप और खीज भी उत्पन्न होती है और मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, बोले बहुत होशियार मत बना करो। तो हमने कहा नहीं, बच्चों को क्या समझाते होंगे जब आपको हमको जब खुद नहीं है। हम किसी भिखारी को दान कब दे सकते हैं? जब हमारे जेब में होगा कुछ तब तो देंगे। जब ये हमारा खोपड़ा खाली है तो इसमें क्या देंगे आपको? तो जब तक हम उस चीज को समझेंगे नहीं तब तक आपको हम कैसे डिलीवर करेंगे? तो उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो बहुत अच्छी नीति है, इसका जो विषय इन्होंने दिया कि क्या पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं और इसमें हम बहुत सारे इनोवेशन कर सकते हैं, बहुत सारे अनुसंधान कर सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। नेक्स्ट में जब हम आते हैं 4 वर्ष की हमें जब डिग्री प्राप्त होती है तो वो डिग्री मिलती है उपाधि कम शोध, डिग्री प्लस रिसर्च। उसमें आपके जो मार्कशीट, जो सर्टिफिकेट प्राप्त होगा उसमें ये लिखा है। और उसके लिए जो आपकी अगली कक्षा है पीजी की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो 1 वर्ष की हो, अर्थात आप 1 वर्ष में वह स्नातकोत्तर कक्षा एमए, एमएससी, एमकॉम ये कर सकते हैं। यदि आपने 3 वर्ष की डिग्री प्राप्त करने के बाद किन्हीं कारणों से आगे की पढ़ाई नहीं कर सके हैं तो आपको वही पुराने सिस्टम में ही 2 वर्ष की पीजी डिग्री होगी। और उस पीजी डिग्री में भी बहुत सारे इनोवेशन है, बहुत सारी योजनाएं हैं। हम आपको जो भी योजनाएं अगले सत्र से यदि लागू होती हैं तो उसके लिए विद्यार्थियों के लिए यह खास तौर से और हमारे साथियों के लिए भी है कि हम विद्यार्थियों को 3 साल की डिग्री के बाद कंपटीशन में, रोजगार के क्षेत्र में जो उन्होंने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को किया है उस क्षेत्र में जैविक खेती, पशुपालन, मक्खी पालन, जो उन्होंने उद्योग में सीखा है उसके क्षेत्र में जाकर के अनुसंधान का पढ़ाई करें और उस कंपटीशन में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करें। और आगे की पढ़ाई करना है तो बीए, बीएससी और बीकॉम की ऑनर्स डिग्री में ही प्रवेश लेना चाहिए। रिसर्च के क्षेत्र में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ी सी कठिनाई है कि आपको उसमें 6 नंबर का आपका 2 पेपर होगा और 4 क्रेडिट का एक आपको प्रोजेक्ट मिलेगा और 10 नंबर की जो क्रेडिट होगी उसमें आपको आगे के लिए एक
शोध प्रबंध, जिस क्षेत्र में आपने काम किया है उसके लिए डिजर्टेशन, लघु शोध प्रबंध लिखना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को हम एडवाइस करें कि उसको आगे आने वाले समय में वह ऑनर्स डिग्री में प्रवेश ले। हर जिले में खैरियत, कला, खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के लिए रूप में बाल भवन, विद्यार्थी भवन स्थापित होगा। उच्च शिक्षा में अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्स के बीच में है वो गुंजाइश अभी जो आपको बताया कि 3 विकल्प रहेंगे। इसी तरह से पीजी डिग्री करने के लिए भी यदि आपने 4 साल की डिग्री कोर्स के रिसर्च के साथ किया है तो आपको सीधे पीएचडी करने का, शोध कार्य करने का अवसर प्राप्त हो। ऐसा नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई। हाँ, इसमें एक बात जरूर है कि एमफिल की जो कक्षाएं होती थी, एमफिल को यूजीसी और नई शिक्षा नीति में समाप्त कर दिया गया और जो 2 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम था उस बीएड के पाठ्यक्रम को भी उन्होंने 4 वर्ष का कर दिया और कुछ स्थानों में वो 5 वर्ष का हो गया। अर्थात आपके विषय के साथ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड ये 5 साल के कोर्स है और उसमें अभी हमारे यहाँ बहुत सारी कॉलेजों में ये व्यवस्था की गई है। अभी परीक्षाएं आपके यहाँ तो शायद संपन्न हो चुकी हैं, परंतु हमारे यहाँ अभी चल रही है और उसमें जो बीए, बीएड और बीएससी, बीएड के स्टूडेंट हैं उनकी संख्या ज़्यादा, हर कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या की भरमार हो गई और सभी बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीए बीएड, बीएससी बीएड इनमें ज़्यादा बच्चों का रुझान हुआ है और नई शिक्षा नीति में यह व्यवस्था अच्छी है और इससे इसका भविष्य भी अच्छा है कि हमको ग्रेजुएशन के साथ साथ हमें प्रोफेशनल कोर्स की भी डिग्री प्राप्त हो गई। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उपलब्धि है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के, समग्र विकास के साथ साथ केंद्रित, समाज पोषित, गुणवत्तापूर्ण ज्ञान आधारित यह नई शिक्षा नीति है। ये आपको हमने बता दिया है। एक और इसमें विशेष बात की गई है नई शिक्षा नीति में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी को लागू कर एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और एकेडमिक क्रेडिट जो बैंक का क्रेडिट एबीसी का है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि आपने 3 वर्ष की डिग्री के बाद वो जो क्रेडिट अंक है 7.5 नहीं प्राप्त कर किए हैं तो उस स्थिति में आपको अगले 4थे वर्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आपके लिए ये कंपलसरी हो गया है कि हमें यदि आगे की डिग्री नई शिक्षा नीति में लेना है तो हमको उस स्तर का गुणवान विद्यार्थी बनना पड़ेगा जिसमें हम अपने ग्रेड में सुधार करते हुए 7.5 स्केल को प्राप्त करें, तभी हम आगे की पढ़ाई को लागू या चालू कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा कई लहे भी लॉन्च किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 लाख की लागू किए गए हैं। स्वयं के द्वारा भी विद्यार्थी एक पोर्टल है, उसमें जुड़ करके 50% से ज़्यादा कोर्स में, हाँ वो जो स्वयं का ऐप है उस ऐप में जब हम जाते हैं तो जिस तरह से कॉलेजों की
फीस जमा होती है उस स्वयं ऐप में भी शासन के द्वारा निर्धारित फीस जमा करके हम उससे कोर्स से संबंधित विषय को हम चुनाव करके उसमें के उसके माध्यम से भी अध्ययन कर सकते हैं। एक परामर्श मिशन भी स्थापना की जाएगी जिसमें सेवानिवृत्त वरिष्ठ जो विषय के विशेषज्ञ विद्वान होंगे उनको सम्मिलित किया जाएगा। भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता और विदेशी संस्थाओं से कंपटीशन प्रतियोगिता में अपने आप को हम प्रतिस्थापित कर सकें, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है। छात्रों के लिए वित्तीय सहायता शासन स्तर से बिना गारंटी के उपलब्ध कराने की बात नई शिक्षा नीति में की गई है। SC, ST, OBC, अन्य वर्ग के गरीब वर्ग के EWS के छात्र भी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था नई शिक्षा नीति में की गई है। दूरस्थ और खुली शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में GR को जर्नल इंट्रेंस रेशियो अनुपात बढ़ाने की बात नई शिक्षा नीति में किया गया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, डिजिटल संग्रहणों, अनुसंधान के लिए वित्त पोषण, यदि आपको शोध कार्य करना है उसके लिए शासन स्तर से योजनाएं हैं, उन योजनाओं में आपको आर्थिक सहायता प्राप्त होगी और आर्थिक सहायता के माध्यम से आप आगे की अपनी शोध से संबंधित कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। बेहतर छात्र सेवाएं, क्रेडिट आधारित मान्यता आदि उपाय और उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था देने का प्रावधान नई शिक्षा नीति में किया गया है। ये तो आपकी जो विषय का मेन बिंदु है कि क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या उसमें उसके परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों का भी हम सामना करने के लिए कुछ बताया शुरू में ही मैंने कि जब योजनाएं लागू की जाती हैं उन योजनाओं को लागू करने में कुछ तो कठिनाइयां आती हैं। उन कठिनाइयों को कैसे हमें दूर करना है इसके लिए भी शासन और प्रशासन में बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी होना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बात पहली आती है कि यदि विद्यार्थी 3 साल में स्कूल जाना, छोटा बच्चा रहता है, बालक हो या बालिका, उसको उस परिवेश का पता नहीं होता और उसे सबसे पहला जो पहली और दूसरी कक्षा तक उसे फर्स्ट जो 5 आपको बताया 5 धन 3 धन 3 धन 4 5 + 3 + 3 तो 5 साल में वह यदि दूसरी कक्षा में स्कूल द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार अंक प्राप्त नहीं करता तो सबसे बड़ी कठिनाई वो आएगी कि वह तीसरी कक्षा में प्रवेश नहीं प्राप्त करेगा। तो सबसे बड़ी समस्या कहाँ शुरू हो गई पेरेंट्स के लिए। छात्र तो सफर करेगा ही, साथ साथ उसके अभिभावक भी जो है टेंशनफुल रहेंगे कि हमारा बच्चा हमारी बच्ची जो है वो दूसरी क्लास में ही उस ग्रेड को जो है 75 ग्रेड को प्राप्त कर ले जिससे तीसरी कक्षा में उसके प्रवेश में किसी प्रकार की बाधा कठिनाई नहीं आए। और दूसरा अपने को सबसे बड़ा कठिनाई आने वाली है कि जो शिक्षा है वो महंगी हो गई, इसलिए कि हमें
विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों के कंपटीशन के आधार पर नई शिक्षा नीति के अनुसार कार्य करना होगा। तो निश्चित है कि जब हमको उनके मानकों को अपनाना होगा तो उसमें संसाधनों की ज़्यादा आवश्यकता होगी। दूसरा आरोप लगता है नई शिक्षा नीति में कि भारतीय शिक्षा को सनातनी परंपरा से जोड़कर संस्कृतिकरण की ओर बढ़ावा मिल रहा है। और ये आरोप जो है हमारे कहाँ से लगते हैं, हमारे देश में ही 35 राज्य, उसमें टेरिटरी सहित मिला के उसमें से जो दक्षिण के जो राज्य हैं उनका विरोध होता है कि यदि कन्नड़, तेलुगु और तमिल भाषा पढ़ने वाला विद्यार्थी यदि हिंदी भाषी क्षेत्र या दिल्ली में जाएगा तो वो क्या अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेगा? दिल्ली में तो उसे कन्नड़ की स्कूल मिलेगी नहीं। तो इसलिए इसे सर्वव्यापी होने के लिए आपको प्रत्येक स्कूल में तो त्रिभाषा फार्मूला का यही उद्देश्य था। उसमें कस्तूरी रंगराजन से इंटरव्यू में यह पूछा गया था कि क्या अंग्रेजी स्कूल को बंद कर दिया जाएगा? नहीं, उसमें व्यवस्था है नई शिक्षा नीति में, उसमें त्रिभाषा फार्मूला जो दिया है वो अपनी मातृभाषा के साथ साथ अपने वो हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बंगाली कोई भी भाषा जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है उनको लेकर के वह हिंदी और अंग्रेजी या किसी अन्य विदेशी भाषा का भी वो चयन कर सकता है। ऐसा हमारी नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है। आधारभूत संरचनाएं जो हैं उच्च शिक्षा में सबसे ज्यादा यह कठिनाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है और जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD डिपार्टमेंट था उसको उन्होंने समाप्त करने का UGC और सभी को इनको एक संकुल बनाकर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान या शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सम्मिलियन किया गया है राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में। तो ये एक अच्छी पहल है और उसमें जो मनुष्य जो है एक संसाधन नहीं है, वो चलता फिरता एक मशीन नहीं है, उसकी भावनाएं हैं, उसके इमोशंस हैं, उसको समाज से जुड़ी आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को हम एक मशीन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। ये भी एक उपलब्धि एक अपनी नई शिक्षा नीति के तहत की गई है। मानव संसाधन के संबंध में ये आक्षेप प्रश्न उठाए जाते हैं कि जो व्यवस्था की गई है, अपने सर ने हमारे सुमित सर ने कहा है कि आपको 3 विषय के साथ साथ 5 और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा नई शिक्षा नीति में। व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिनको अभी हम संक्षेप में बता देंगे आपको। सरकार आदेश हुआ है कि आपके लिए समय सीमा नहीं है। जब आपका मस्तिष्क, आपका जो दिमाग है वो सुनने का जब प्रयत्न करना बंद कर दे तो आप हाथ ऊपर कर दीजिएगा, तो मैं भी अपनी बोलती को विश्राम दे दूंगा। होता क्या है कि किसी बात को सुनने की हमारी एक निश्चित सीमा होती है और फिर उसके लिए जो वाऊ भाषण लगने लगता है। तो हम यहाँ भाषण नहीं, आपको शिक्षा नीति के जो आधार दिए गए हैं, जिन कठिनाइयों का हम लोग सामना कर रहे हैं, उनको हम आपको बताने आए हैं कि आगे आने वाले समय में उन्हीं रास्तों पर चल के आपको उन कंटकाकीर्ण रास्तों को फूलों से भरना है, सजाना है। सर ने ये कहा सर ने कि जो मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव जो सब्जेक्ट हैं उनका हम चुनाव करेंगे और उस चुनाव में हमको सबसे पहले इस बात के लिए चयन करना है कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है कि रोजगार के क्षेत्र में जाना है, कि उद्योग स्थापित करना है, कि आपको कृषि क्षेत्र में जाना है,
तो उसके लिए शासन स्तर से विकल्प दिए गए हैं और उन विकल्पों में जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु व्यावसायिक कौशल संवर्धन के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अभिन्न अंग है। विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के संचालन हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष 4 क्रेडिट के होंगे। जो अभी हमने आपको क्रेडिट के संबंध में बताया, जो आपका मुख्य विषय है, वो दोनों प्रश्न जो है प्रश्न पत्र आपके 6 क्रेडिट के होंगे और दूसरा जो माइनर और ओपन इलेक्टिव जो होगा वो 4 क्रेडिट के होंगे। जो फाउंडेशन कोर्स होगा, फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश और हिंदी दोनों का एक साथ प्रश्न जो है पूरे 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। उसको एमआर शीट में विद्यार्थी को फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना पड़ेगा और दूसरा उसको इन 22 और 25 जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें व्यावसायिक में से एक विषय का चयन कर उसका भी क्रेडिट अंक 4 दिया गया है, तो उसमें भी आपको एक लेना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट ईयर से ही आपको, जैसा आपने कहा कि 6ठी ग्रेड में जब विद्यार्थी पहुंचता है तभी से उसे नई शिक्षा नीति में व्यवसाय परक प्रोजेक्ट वर्क अप्रेंटिसशिप तैयार करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो ग्रेजुएशन में विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेगा नई शिक्षा नीति में, उसमें उसे 100 नंबर के लिए 10 क्रेडिट के लिए एक प्रोजेक्ट टॉपिक मिलेगा जो रोजगार से संबंधित होगा। उसमें आपको उस फील्ड में, उस क्षेत्र में, उस ऑफिस में जाके आपको कार्य करना पड़ेगा। जैसे आपको महिला बाल विकास में आंगनबाड़ी और सहायिका की नियुक्ति कैसे होती है, उस पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नर्सेस की भर्ती कैसे होती है, डिप्टी कलेक्टर एसपी डीएसपी कैसे बनना है, उस ऑफिस में जाके उस व्यक्ति के अनुभव को साझा करके आपको प्रैक्टिकल रूप से वो फाइल प्रोजेक्ट तैयार करनी पड़ेगी और तभी आप उसको उस क्षेत्र में आप अपने आप को प्रतिस्थापित कर लेंगे। और यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन लेवल पर ही अनिवार्य की गई। तो विद्यार्थी के लिए अनेक प्रकार के जो सुविधाएं, जो अवसर उपलब्ध कराने का शासन दिया है, वो नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकते हैं। उसमें उत्तरोत्तर कौशल संवर्धन और अन्य योग्यताओं को अर्जित करने के लिए व्यवस्था की गई है। आधार पाठ्यक्रम इनको बता दिया आपको। आधार पाठ्यक्रम के जो विषय वस्तु वो सभी वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको सॉल्व करना होता है। अभी हमारे विश्वविद्यालय में एक व्यवस्था हुई और वो सिस्टम की गड़बड़ी कहना चाहिए कि उस आधार पाठ्यक्रम में सभी विद्यार्थी जो है वो एटी हो गए, फेल हो गए। ऐसा संभव है क्या कि सभी विद्यार्थी फेल हो जाएं एक ही विषय में? तो ये सिस्टम की गड़बड़ी है, तो उस सिस्टम को भी सुधार करने की जरूरत है। कोई भी नीति, हमने शुरू में ही कहा कि कोई भी नीति गलत नहीं होती, उसके क्रियान्वयन करता जो होता है, यदि वो सच्चा, सत्यनिष्ठ और ईमानदार नहीं है तो कोई योजना सफल नहीं हो सकती। तो वह सिस्टम में जो संबंधित व्यक्ति था उसने जानबूझ के उसको ओएमआर शीट को उसमें क्यूआर कोड के सहित उसमें डाल दिया मशीन में, और मशीन में जो रिजल्ट आया
तो आज की डेट में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई कि उसने पास पार्ट ऐसे डाले कि सभी लड़कों के जो रिजल्ट थे वो फेल हो गए। अभी अब चुनाव की बात नहीं करें, ईवीएम में भी कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आया है कि आप वोट किसी को दो, वोट किसी को चला जाए। ये टेक्नोलॉजी का काम है। तो जब आप हमने प्रैक्टिकल में देखा कि हमारे सभी विद्यार्थी फेल क्यों हो गए, तो जब उससे पता लगा तो वो पता चला कि वो जो संबंधित कंपनी है, कंपनी प्राइवेट कंपनी करती है मार्कशीट बनाने का, तो उसने क्या किया, उसको सभी लड़कों से पैसे वसूल, जिनने पैसे दे दिए वो पास हो गए। तो उसको अभी टर्मिनेट कर दिया गया है और पुनः से सभी लड़कों को जो है उनको पास करने की प्रक्रिया हो रही। तो सिस्टम में भी अपने थोड़ा सा नई शिक्षा नीति में भी रास्ते ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी विषय है, पर्यावरण और योगाध्ययन जैसे बताया, फाउंडेशन में है स्टार्टअप उद्यमिता और इंटरप्रेन्योरशिप, विमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल अवेयरनेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण के संबंध में ये ग्रेजुएशन लेवल पर ये दो मुख्य विषय तो हर साल आपको पढ़ना ही है फाउंडेशन में। हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ ये 6 विषय भी फर्स्ट ईयर में आपका पर्यावरण एनवायरमेंट स्टडीज और दूसरा योगा एंड मैनेजमेंट, योगा और ध्यान की बात है, मेडिटेशन। सेकेंड ईयर में भी हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ फाउंडेशन में महिला सशक्तिकरण और एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, ये 2 विषय फाउंडेशन के हैं। तृतीय वर्ष में डिजिटल अवेयरनेस और व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण, ये इस प्रकार से ग्रेजुएशन के विषय डिसाइड किए गए हैं। अभी चौथे साल की जो योजना है वो नहीं आई है, उसमें से अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज का जो मंथन चल रहा है उसमें से विचार किया जा रहा है। ऐसी आशा और उम्मीद है। इसमें मूल्यांकन पद्धति के लिए भी अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद और आशा करते हैं कि अगले सत्र से आपका जो शिक्षा सत्र है 24 और 25 का, अभी जो मई से मेरे ख्याल से अभी एडमिशन की प्रक्रिया मई से शुरू होती होगी। हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में है वो 20 मई से कॉलेज चलो अभियान चलता है। कॉलेज में सीट नहीं है, संसाधन जो अभी बोला सीट नहीं है, और उसके बाद भी शासन से आदेश प्राप्त होता है कि कॉलेज चलो अभियान। तो प्रोफेसर और हमारे जो विदुषी विद्वान प्रोफेसर रहते हैं वो बैनर लेके और हर स्कूल में जाए कॉलेज चलो अभियान। तो हमने अपने साथी जो प्रभारी प्राचार्य है उनसे हमने बात किया, जब कॉलेज में सीट नहीं है तो आपको कॉलेज चलो अभियान चलाने की जरूरत क्या है, शासन को आप ये सीधे से निर्देश दें। तो भी बोले कि द्विवेदी सर, शासन की कुछ जो नीतियां होती हैं उनको मजबूरन पालन करना पड़ता है। आपके पास 3 लोगों का भोजन है और आप 10 लोग आ जाएं तो आप उस भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? आप द्रौपदी तो है नहीं कि भगवान कृष्ण का जो वो प्राप्त हो जाएगा कि एक चावल के पत्ते में चिपका हुआ दुर्वासा ऋषि जो है संतुष्ट हो जाएंगे। तो आपके पास बैठने की व्यवस्था तो मात्र जो है 700 लड़कों की है। 7000 लड़के जहां आ जाएंगे एक क्लास में, वहां कैसी व्यवस्था होगी? अब आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूं कि नई शिक्षा नीति में क्या अब व्यवस्था क्या हो रही है। आपको आने वाला जो समय है उसमें जो आपकी कठिनाई आएगी उसको बता देता हूं, फिर संक्षेप में अपनी बात को समाप्त करूंगा। सबसे पहले कठिनाई आती है विद्यार्थी को। नई शिक्षा नीति में वह इस बात को 12वीं पास स्टूडेंट नहीं समझता कि हमको कौन सा मुख्य विषय लेना है, कौन सा गौण विषय लेना है, कौन सा वैकल्पिक विषय लेना है। विषय आपको तीनों लेना है।
और तीनों विषय के लेने के साथ आपको यह डिसाइड करना है कि हमको आगे की पढ़ाई किस विषय में निरंतर जारी रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप कहाँ जाते हैं, उसके लिए ऑनलाइन एडमिशन होना है। ऑनलाइन की प्रवेश की प्रक्रिया में क्या करेंगे, वो कंप्यूटर वाला कहेगा ये विषय ले लो, तो आपने कहा हाँ ठीक है। उसको तो किससे मतलब है, अपने प्रवेश से, कि किसी तरह से उसका एडमिशन हो, कोई भी विषय मिले। तो इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म को मानने वाला जो व्यक्ति है, यदि उसे संस्कृत पढ़ने के लिए दिया जाएगा विषय, और जो हिंदू समाज से उसको उर्दू विषय अलॉट किया जाएगा, तो वो कैसा फील करेगा और कैसा स्टार्टअप और कैसी नई योजना का क्रियान्वयन करेगा, आप कल्पना कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैं ही हूँ। मुझे विषय परिवर्तन का इंचार्ज बनाया गया और एक लड़के को पीजी में एडमिशन चाहिए था। तो उसने कहा कि सर, हम कहा देख भाई, किसी क्लास में कोई सब्जेक्ट में कोई क्लास वो जो सीट खाली नहीं है, संस्कृत में एक सीट खाली है, तो कहो तो वो मुस्लिम स्टूडेंट था, तो बोला सर संस्कृत में ही कर दीजिए। तो हम कहा क्या करोगे संस्कृत, कहीं मंगलम भगवान विष्णु करेंगे ना। तो हम कहा जय हो तुम्हारी, लो एडमिशन कर देता हूँ। उसका भैया एडमिशन कर दिया हमने, और उसने ऐसा जुगाड़ मिलाया कि वो सब्जेक्ट जो है दूसरे लड़के को प्रेशराइज करके पॉलिटिकल साइंस वाले को उससे अपने से टर्न आउट कराया और उसको उसमें एडमिशन हो गया। उसने अपने विषय को बदल के पॉलिटिकल साइंस वाले को संस्कृत दे दी, और संस्कृत वाले को बोले तुम इसमें चले आओ। बोले सर अब तो कर देंगे, हम कहाँ ले आ कर देंगे।